साहब, लोकसभा चुनाव करीब में है, जानना चाहेंगे सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनाव की तैयारियां में लगी हुई हैं। बीजेपी से हैं आप, तो बीजेपी की किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या मुद्दे होंगे? आपका स्वागत है। देखिए, अभी 3 दिन पहले राष्ट्रीय अधिवेशन डॉक्टर यूके चौधरी जी ने बताया कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए 24 घंटे तैयारी में लगी है। यानी उनका 24 घंटे का कहने का मकसद ये है कि मोदी जी ने इतना काम किया है, चाहे नारी शक्ति हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, किसी भी तरीके से किसी काम में वो पीछे नहीं है। इसलिए और ये मंत्र भाजपा की तैयारी तो 24 घंटे ही मंत्र नहीं, तो काम में ही लगे रहते हैं। चुनाव की पूरी तैयारी है और उन्होंने बताया कि भाजपा इस बार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी किस प्रकार की है, करा रही है। ये सवाल ही। जी डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव करीब में है, जानना चाहेंगे सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनाव की तैयारियां में लगी हुई हैं। बीजेपी से हैं आप, तो बीजेपी की किस तरह की तैयारी चल रही हैं और क्या मुद्दे होंगे? देखिए, अभी 3 दिन पहले राष्ट्रीय अधिवेशन कहिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कहिए, वो समाप्त हुई है हमारी दिल्ली में, भारत मंडपम में। तो उसमें जो एक मंत्र है, एक बार फिर मोदी सरकार, इस मंत्र पर डिस्कशन हुआ। और ये मंत्र एक बार फिर मोदी सरकार मंत्र नहीं, ये एक सत्य बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी किस प्रकार की है, ये सवाल ही इस प्रकार का है कि वो 24 घंटे तैयारी में रहती है पार्टी। कोई समय ऐसा नहीं होता कि वो कार्यकर्ता को विश्राम देती हो या कार्यकर्ता विश्राम करना चाहता हो। मोदी जी विश्राम करना चाहते हो, अमित शाह जी विश्राम करना चाहते हो, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी विश्राम करना चाहते हो, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि 24 घंटे की हमारी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है कार्य करने की। ये नहीं है इलेक्शन हुए, हम इलेक्शन में जीत गए फिर आराम करने के लिए बैठ गए, ऐसा होता नहीं है पार्टी में। तो हम समझते हैं हमारी 24 घंटे की तैयारी कंटिन्यूड है। और उसको क्या तैयारी करने की जरूरत है, जिसने पूरे 5 साल दबाकर काम किया हो, चाहे नारी शक्ति के लिए हो सैकड़ों योजनाएं, चाहे यहाँ के महिला शक्ति को 33% आरक्षण देना हो, चाहे महिलाओं के लिए हर गांव में 12 करोड़ परिवारों को जल नल के थ्रू मुयस्सर कराना हो, चाहे 12 करोड़ महिलाओं को उनका आंखों को धुआं से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन देने हो फ्री। इस प्रकार की सैकड़ों योजनाएं जिसने की हो, उसको कोई ऐसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी पार्टी आराम से बैठने वाली पार्टी नहीं है, जोर शोर से इस चीज़ को जन जन तक पहुंचाएगी, बूथ बूथ तक पहुंचाएगी, पन्ना प्रमुख तक पहुंचाएगी। और पहले से भी मुझे लगता है कि अधिक संख्या में वोट लेकर 370 और 400 पार करेंगे। अब विकास कार्यों के मुद्दे क्या होंगे? विकास कार्य तो देखिए, मैं यही बताना चाहता था आपको किस प्रकार की गति से हाईवेज का काम होता था। और अब देखिए कोई क्षेत्र, आप अपने, आपका गांव कहाँ है? अलीगढ़। अलीगढ़ जाइए, कितने रास्ते हैं अलीगढ़ जाने के, कितने चौड़े चौड़े रास्ते। पहला बुलंदशहर के माध्यम से खुर्जा होते हुए जो रास्ता था वो देखिए क्या हो गया है। उसके अलावा अगर आपका वहाँ से मन नहीं है, आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर टप्पल होते हुए अलीगढ़ जाइए, तो कितने सालों में हुआ है? 2014 के बाद ही संभव हो पाया है। ऐसा ही उदाहरण आपका नहीं, मैं सैकड़ों जगह यात्रा की है पिछले 10 वर्षों में, 14 से लेकर अभी तक। कोई स्थान ऐसा नहीं मिला है, कोई राज्य ऐसा नहीं मिला जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है। मैंने बता ही दिया आपको, जल कितने लोगों को मुयस्सर हुआ है। एक भी गांव बिना बिजली के आज की डेट में हिंदुस्तान में नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची है। कितनी बड़ी बात है। हाँ, 80 करोड़ लोगों को हर महीने राशन उपलब्ध कराना ये मोदी जी के बस की है। वैक्सीन और उसकी तो हम बात ही नहीं करते, जिस प्रकार से देश को महासंकट से बचाया था उन्होंने। लेकिन 80 करोड़ लोग, हम मैं इलेक्शन में जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि कैसे, अब किसको जिताओ? बोले मोदी जी। बोले क्यों? बोले घर हमको दे दिया आवास, विकास के आवास के माध्यम से। आयुष्मान योजना के से हमें बीमार होने की कोई चिंता नहीं है, घर मिल गया, बीमारी की चिंता नहीं हो गई है, भोजन हमें वो दे ही रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, तो फिर किस बात की चिंता है? तो यही 3 चीज़ें जीवन में चाहिए जो हर गरीब को मुयस्सर हो रही हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई परेशानी है। आपकी जो लोकसभा सीट है उत्तर पूर्वी, इस सीट से काम शुरू किया गया, जो एक बहुत बड़ा हाईवे बनाया जा रहा है, जो देहरादून हाईवे है जी, तो उसको क्या उद्घाटन उसका चुनाव से पहले हो जाएगा? नहीं, देखिए उद्घाटन तो पूरी तरह से जब तक सेफ्टी प्रक्रियाएं भी शामिल नहीं हो जाती तब तक शायद संभव ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर गाड़ी चला दी जाएगी जब तक कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि चीज़ को अच्छा बनाना प्राथमिकता है, जल्दबाजी करना नहीं है। लेकिन 70-80% काम कंप्लीट हो चुका है। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में जो है वो आप गाड़ी भी चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि हाईवे आगे तक चलाना पड़ेगा
तो मुझे लगता है कि विद इन 1 मंथ हो सकता है कि अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो उसमें उद्घाटन भी किया जा सकता है। लेकिन 14,000 करोड़ की योजना है, तो मुझे लगता नहीं कि थोड़ा आसानी से हो पाएगी, लेकिन काम बहुत तेज गति से चल रहा है। उसी प्रकार हमारी डबल डेकर मेट्रो, जो नीचे एक रोड है उसके ऊपर एक गाजियाबाद तक के लिए एलिवेटेड बन रहा है और उसके बाद मेट्रो चल रही है, वो भी निकट मुझे लगता है 8 महीने में संभव है कि वो कंप्लीट हो जाएगी। ये सारा काम जो हो रहा है इसका श्रेय मनोज तिवारी जी को जाता है। जी, मनोज तिवारी जी को भी और सबसे पहले मोदी जी को तो और गडकरी जी को। हाँ। क्योंकि उनकी योजनाएं हैं, वो तो चिट्ठी लेके जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिद ना करें कि मेरे क्षेत्र में काम होना ही चाहिए तो वो काम कई बार नहीं हो पाता है, तो मनोज तिवारी जी को तो श्रेय जाता ही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या इस बार मनोज तिवारी जी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे यहाँ से? जी डेफिनेटली, ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता है कि जिसमें मनोज तिवारी जी कहीं और से लड़े, क्योंकि जिसने पूरा काम किया है 3 केंद्रीय विद्यालय। देखिए 2014 तक यानी 70-75 साल में कोई केंद्रीय विद्यालय हमारी इस लोकसभा में नहीं था, उनके माध्यम से 3 केंद्रीय विद्यालय इस क्षेत्र में आ गए। एक भी ऐसा पासपोर्ट कार्यालय नहीं था, पूरा पासपोर्ट कार्यालय हमने। और छोटे छोटे कार्यों की बात करें तो हमने जो हाल्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन आप उनके सबोली मंडोली जो आता हैगा, उस पर स्टॉपेज बहुत सारी गाड़ियों का बनाना, उसको राष्ट्रीय स्तर का जिसे कहते हैं कि हॉल्ट बना देना, ये संभव नहीं था पहले। मेट्रो सिर्फ हमारी वहाँ तक आती थी, अब 4थे चरण की मेट्रो से जो रिंग रोड है, इस जगह यमुना विहार से या कहीं से भी बैठने के बाद कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा मेट्रो का जहाँ से आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि इतना सब काम करने के बाद ऐसा कोई कारण नहीं है कि मनोज तिवारी यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कभी खड़े हो तो आप उनकी फैन फॉलोइंग अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगर कोई 0 से शुरू करता है तो उनकी गणना ही 4 लाख से शुरू होती है वोट से। आपने बताया बीजेपी इस बार 400 सीट से जीत के आ रही है, तो इसके बारे में कुछ पार्टियां जो सवाल उठाती हैं, कहती है ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, और उनके पास बोलने के लिए क्या है? विकास के खिलाफ वो बोल नहीं सकते क्योंकि आंखों से दिखता है, हर चीज़ आंखों से दिखती है मोदी जी की हुई। तो मुझे लगता है कि फिर एक और पुराने चोर हैं, मुझे लगता है उन्हें चोरी दिखाई देती है कि भाई कुछ हम हमारी तरह चोरी ही करेगा कोई ना कोई। अगर ऐसा होता तो हम 3 राज्यों से पहले 2 राज्य हारे भी थे, तो हम हार वाले राज्यों में भी जीत सकते थे। किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो धरने पर बैठे? देखिए, किसान मोटिवेटेड है, सिर्फ एक पंजाब के किसान है, हरियाणा के भी किसान उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो किसानों को कितना ही पैसा दे के भड़का सकती है। कांग्रेस की भी वहाँ पे कुछ लोग जानते हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिला के ये कहा है कि कुछ वोट बैंक कम हो जाए, कुछ उनके साथ लोग सिंपैथी कर दें तो 2-4-5% वोट कम हो जाए, यही एक उनकी वो है। अदरवाइज उनकी मैक्सिमम डिमांड्स पहले मान ली गई थी। कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो असंभव दिखती हैं, लेकिन 2-4 डिमांडें अभी पहले और दूसरे दौर की वार्ता में भी मानी गई हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि जिनका ध्येय राजनीति है, उनका डिमांड से कोई मतलब नहीं, उनको सारी डिमांड भी पूरी कर देंगे तो फिर वो दूसरी डिमांड के लिए उठ जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो राजनीति से ओतप्रोत शाम को दारू पीनी है, कभी कभी बीच में खालिस्तान जिंदाबाद करना है। तो मुझे लगता नहीं है क्या पोकलैन और जेसीबी मशीनें लानी है कि उनको तोड़ फोड़ का कोई भी काम करना पड़ा, और मौका मिल जाए दिल्ली में घुसने तो लाल किले पर झंडा फहराना और पुलिस को मारना है। ये उनकी जो है फैक्टर ला के नीति। एक और सवाल था, जैसे कोई अपराधी होता है या गुंडागर्दी करता है या वो किसी काम में लिप्त पाया जाता है, तो उसके लिए सरकारें जो है उसके घर पे बुलडोजर चला देती है। तो ये हक जो है न्यायपालिका को है या सरकार को है? नहीं, आप गलतफहमी में, उसके घर बुलडोजर नहीं चलता है। अगर उसका घर नियम कानून के तहत नहीं बना है, कब्जा करके बना है, सरकारी जमीन पे बना है, जो बनाना चाहिए उससे अलग तरीके से बना है, तब जाके बुलडोजर चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख अपराधी अगर वो जो आप बता रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो जमीन अवैध है, अवैध जमीन हो या अवैध कंस्ट्रक्शन हो। मगर ऐसा भी तो होता है कि कई बार ऐसा होता है गुस्से में कि इसने ये गलत काम किया है, उसके घर को उसको कोर्ट की आज़ादी है, वो कोर्ट जाए और वापस अपना मुआवजा ले, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर उसका गलत तरीके से बनाया गया, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ चंडीगढ़ का, उसमें सरकार को लगा कि दूसरी सरकारों को तो चंडीगढ़ का निर्णय उनके पक्ष में आ गया, आज ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है मेयर के लिए आया है। तो ऐसा नहीं है, अभी देखिए बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो दूसरी उसके लिए, लेकिन क्योंकि उनके पास सीबीआई, ईडी, कोर्ट के लिए इल्जाम लगाने के अलावा कुछ नहीं है। तो बात एक भी ऐसा कंस्ट्रक्शन योगी सरकार में ऐसा नहीं हुआ गिरा है जो अवैध। अब देखिए हल्द्वानी में पूरा रेलवे की जमीन घेर रखी है, हजारों लाखों मकान उन्होंने बना दिए, अब लाखों मकान और उसका बदमाशी करते हैं, तो ये बात आ जाए।
बदमाशी छोड़िए, आप शराफत से भी जिएंगे तो शायद सरकार आपके साथ थोड़ा सा नम्र हो सकती है, लेकिन आप आंखें भी दिखाएंगे तो नियम और कानून को भी तोड़ेंगे तो मुझे लगता नहीं है कोई योगी जैसी शख्सियत